हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पाइथन का जो जुलाई 2024 में एग्जाम होने वाला है उसका गेस क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जिसमें हम जो है करीब 22-23 क्वेश्चंस दिखेंगे और पूरी 100% उम्मीद है कि इन क्वेश्चंस में से ही क्वेश्चन आएगा। तो आप अच्छे से इसको रिवाइज कर लें, रिपीट कर लें और जो है प्रैक्टिस। तो स्टार्ट करेंगे बिना देर किए। सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू एंटर अ नंबर इन पाइथन एंड प्रिंट्स इट्स ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट। क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि आपको ऑक्टल, किसी भी डेसिमल नंबर का ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल में क्या करना है? कन्वर्जन करना है। कोई भी डेसिमल नंबर यानी कि नंबर आपको इनपुट कराना है यूजर से और उसको ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर में क्या कर देना है? कन्वर्ट कर देना है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एक नंबर इनपुट कराएंगे। सबसे पहले हम n नाम का एक वेरिएबल लेते हैं, जिसे हम कर देते हैं int इनपुट एंटर और नंबर, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट। इसके थ्रू क्या होगा? एक नंबर आप इनपुट करा दो, जो n में क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा, डेसिमल नंबर होगा। क्लियर? इसके बाद क्या करेंगे हम? इसके बाद हमको जो पाइथन में एक बिल्ट इन फंक्शन है OCT यानी ऑक्ट किस लिए होता है? ऑक्टल नंबर निकालने के लिए, ऑक्टल नंबर कन्वर्ट, डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। तो मैं एक जो है ओ नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूं। ओ वेरिएबल में मैं क्या करता हूं? OCT फंक्शन, ब्रैकेट ओपन, OCT फंक्शन है, इसके अंदर क्या डालेंगे? n को डालेंगे। अब हमारा जो भी n का ऑक्टल वैल्यू होगा, कहां पे स्टोर हो जाएगा? O में स्टोर हो जाएगा। क्लियर? अब दूसरा काम कर लेते हैं। हेक्साडेसिमल के लिए हेक्स नाम का फंक्शन होता है, HEX। इसके लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं h, और यहां पे आपको लिखना है हेक्स। क्या लिखना है? हेक्स। और इसके अंदर क्या इनपुट करना है? n। क्लियर? तो जो n की हेक्साडेसिमल वैल्यू होगी कहां पे चली जाएगी? h में चली जाएगी। अब हमारा जो भी हम आउटपुट चाहते थे वो स्टोर हो चुका है इन वेरिएबल्स में। उसको अब क्या काम है? डिस्प्ले कराने का। तो डिस्प्ले कराते हैं, प्रिंट कराते हैं हम। प्रिंट मैसेज अपना प्रिंट कराते हैं, ऑक्टल नंबर ऑफ, और यहाँ पे इन्वर्टेड कामा, और यहाँ पे कामा, और यहाँ पे n। ऑक्टल नंबर ऑफ, इन्वर्टेड कामा के अंदर मैसेज है और n की वैल्यू यानी इसका ऑक्टल नंबर ऑफ n, और यहाँ पे कामा, और यहाँ पे एक स्पेस दे देना आप, यहाँ पे इन्वर्टेड कामा के द्वारा, इन्वर्टेड कामा के अंदर स्पेस। ठीक है? तो स्पेस हमने दे दिया। इसके बाद किसकी वैल्यू चाहिए हमको? O की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? O की वैल्यू चाहिए। और इस तरीके से हमने इसको प्रिंट करा दिया। प्रिंटिंग में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आई थिंक इन्वर्टेड जो डबल कोट है यानी इन्वर्टेड कामा, उसके अंदर हमारा मैसेज होता है ऑक्टल नंबर ऑफ, और कामा के बाद मैंने n को लिखा है तो n की वैल्यू चाहिए जो विदाउट किसी कोट्स के, क्योंकि n की वैल्यू चाहिए। और फिर यहाँ पे मैंने इन्वर्टेड कामा के स्पेस दिया हुआ है कि जो n के बाद थोड़ा स्पेस है, उसके बाद हमारे पास ऑक्टल वैल्यू। क्लियर है? तो जो ऑक्टल वैल्यू आएगी आपकी, वो आएगी, पहले 0 लिख के आएगा। पहले क्या लिख के आएगा? पहले लिख के आएगा 0, और फिर इसके बाद O,
और फिर इसके बाद जो भी वैल्यू होगी ऑक्टल की वो लिख के हमारी आ जाएगी। तो ऑक्टल नंबर को पहचानने का क्या तरीका है वो भी आपको बता देता हूं, 0 O। क्लियर है? तो इस तरीके से 0 O जो है हमारा आएगा, उसके जो भी नंबर आएगा ऑक्टल नंबर का उससे पहले 0 आएगा, वो ऑक्टल नंबर का क्या है पहचान। फिर प्रिंट हेक्सा डेसिमल नंबर ऑफ, फिर वही सेम चीज इन्वर्टेड कामा कामा और किसका n का, फिर कामा, फिर इन्वर्टेड कामा के अंदर स्पेस, इन्वर्टेड कामा के अंदर स्पेस हो गया, फिर हमारा कामा हो गया और किसका h का। तो इस तरीके से हमारा हेक्साडेसिमल जो वैल्यू होगी वो भी डिस्प्ले हो जाएगी और इसका भी जो आपको आउटपुट आएगा कुछ इस तरीके से आएगा। सबसे पहले 0 आएगा और फिर आपका आएगा h और इसके बाद जो है आपका जो भी आपका वो होगा, सॉरी h नहीं आएगा यहाँ पे, सॉरी मिस्टेक हुई, यहाँ पे x आएगा। क्या आएगा? x आएगा। क्लियर? यहाँ पे x आएगा और यहाँ पे o आएगा। इस तरीके से आपको जो है हेक्साडेसिमल वैल्यू और जो है ऑक्टल वैल्यू आप डिस्प्ले करा सकते हो किसी भी डेसिमल नंबर का। ये पहला क्वेश्चन था। आप चाहो तो क्वेश्चन जो है मैं इस क्वेश्चंस को पीडीएफ फाइल अपलोड कर दूंगा और वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि राइट ऑफ, पढ़ देता हूं एक बार मैं फिर से। दूसरा क्वेश्चन है राइट ऑफ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर टिल 100। कह रहा है कि 100 तक सारे ऑड नंबर के सम चाहिए। 100 तक, कहां तक? 100 तक, यानी 1 से लेके 100 तक जितने भी ऑड नंबर है इसको क्या करना है? जोड़ना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? लूप लगाएंगे। क्या लूप लगाएंगे? अगर आपने लूप पढ़ा है तो आपको पता होगा फॉर आई इन रेंज। और कहां से स्टार्ट करेंगे? 1 और कहां तक जाना है? 100 तक चाहिए। तो हमको एक क्या करेंगे? इसमें एक बढ़ा के लेंगे। फॉर लूप में हमेशा जो लास्ट वाला होता है वो एक्सक्लूड होता है, तो उसको इंक्लूड करने के लिए एक बढ़ा देंगे हमको कि 100 हमको चाहिए, 101। अब हमको सिर्फ ऑड नंबर चाहिए। इसके बाद क्या करते हैं? इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं। तो अगर हम इसमें 1 है यहाँ पे, अगर हम 2 का इंक्रीमेंट कर दें तो हर बार क्या आएगा? ऑड नंबर आएगा। यानी हम यहाँ पे क्या लिख दें? 2 और यहाँ पे कुल। तो पहली बार में क्या आएगा? हमारा 1 और इसके पहले हम एक s नाम का क्या लेते हैं? वेरिएबल लेते हैं जिसमें हम 0 को क्या कर लेते हैं? स्टोर कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे? हम जोड़ेंगे, सम करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं s इज इक्वल टू s प्लस i। s इज इक्वल टू s प्लस i और बाहर जाके हम क्या करते हैं? प्रिंट सम ऑफ ऑड नंबर 1 to 100 इक्वल टू इन्वर्टेड कामा s। क्लियर है? आप अगर नहीं समझ पा रहे हो तो एक बार देखो आप कैसे हो रहा है। देखो i एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और कहां तक जाएगी? 101 तक। लेकिन जो इंक्रीमेंट होगा इसमें 2 का होगा। हर बार कितना का होगा? 2 का। यानी पहली बार जो s की वैल्यू है, मैं यहाँ पे एक बार आपको समझा देता हूं। यहाँ पे देखो, पहली बार जो s की वैल्यू है हमारे पास, i की वैल्यू कितनी है? 1। तो जो s की वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी? s की वैल्यू 0 थी, तो 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारे पास? 1। यानी s की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? अपडेटेड 1। फिर नेक्स्ट टाइम फिर जब ये काम हो जाएगा तो इस लूप में बना रहेगा जब तक इसको 101 ना मिल जाए। तो फिर 2 1 में 2 जुड़ेगा, क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो अभी जो i की वैल्यू है कितनी है? 3 है। i की वैल्यू कितनी है? 3 है।
तो s इज इक्वल टू s की वैल्यू कितनी है 1 और i की वैल्यू कितनी है अभी 3, कितना हो गया 4 हो गया, 3 और 1 कितना हो गया 4 हो गया। फिर नेक्स्ट जाएगा, फिर आपका तो 3 में 2 जुड़े कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो फिर s इज इक्वल टू s प्लस i, तो s की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4, i की वैल्यू कितनी है 5। तो इस तरीके से हमारा रिजल्ट यहाँ पे हो गया 9 एंड सो ऑन। इसी तरह से होता रहेगा कब तक 100 तक जितने भी ऑड नंबर मिलेंगे। आप देखो 1 इज द ऑड नंबर, 3 इज द ऑड नंबर, 5 इज क्योंकि 1 में 2 जोड़ोगे 3 आएगा, 3 में 2 जोड़ोगे 5 आएगा, 5 में 2 जोड़ोगे 7 आएगा, 7 में 2 जोड़ोगे 9 आएगा। इस तरह सारे ऑड नंबर क्या हो जाएंगे आपको मिल जाएंगे 100 तक। इस तरह से आप जोड़ सकते हो। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल है आपका, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ एनी 5 इंटीजर्स। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ एनी 5 इंटीजर। ये बहुत इजी सवाल है। कह रहा है कि कोई भी 5 इंटीजर्स जो है आपको एंटर कराने हैं और वो क्या करना है जोड़ना है। तो इसके लिए भी हम लोग लूप लगाएंगे और उस लूप के अंदर जो है इसमें भी जोड़ना है। तो हम एक काम करते हैं, s को पहले डिक्लेयर कर लेते हैं, s में 0 और लूप चलाते हैं फॉर i in रेंज और 1 से स्टार्ट करते हैं। कहां तक चाहिए, कितने कितने नंबर्स हमको जोड़ने हैं 5 इंटीजर्स को जोड़ना है। तो एक ज्यादा ले लेंगे, 5 से ज्यादा 1 से लेके 6 तक और यहाँ पे 1 का इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, ये लूप कितनी बार चलेगा 5 बार चलेगा। कितनी बार चलेगा 5 बार। इसके अंदर जो स्टेटमेंट हुआ वो कितनी बार चलेगा 5 टाइम्स चलेगा। जितने भी स्टेटमेंट होंगे 5 बार चलेंगे। तो हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे n नाम का एक वेरिएबल लेते हैं जिसमें हम जो 5 इंटीजर आपको इनपुट करवाना है और जोड़ सम कराना है। तो इस n के द्वारा हम 5 इंटीजर्स इनपुट कर लेंगे। तो यहाँ पे करते हैं int इनपुट एंटर ऑफ नंबर। क्लियर। इसमें क्या आ गया, एक इंटीजर नंबर आ गया। तो 5 टाइम्स चलेगा तो 5 इंटीजर नंबर आएंगे। लेकिन पहली बार जब हमारे पास n इंटीजर आया, जो नंबर आएगा, जो भी नंबर यूजर इनपुट कराएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन इंटीजर्स को हमको सम करना है। तो s इज इक्वल टू s प्लस क्या कर दो n कर दो। अब हर बार जब हमारा लूप चलेगा तो इसमें n की वैल्यू चेंज होगी और s की वैल्यू क्या होती जाएगी, जुड़ती जाएगी। और जोड़ने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको लास्ट में फाइनल बाहर आएंगे और यहाँ पे करा देंगे, मैसेज करा दो सम ऑफ 5 इंटीजर्स इक्वल टू इन्वर्टेड कामा कामा और यहाँ पे क्या s। क्लियर। कैसे होगा, सबसे पहली बार आप देखो 1 के लिए हमारा ये लूप चलेगा और यहाँ पे कहेगा एंटर द नंबर। सपोज दैट आपने यहाँ पे पहली बार, यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ आपको। सपोज दैट पहली बार n में आपने जो वैल्यू डाली है, यहाँ पे n लिखता हूँ और यहाँ पे s। n में जो वैल्यू डाली है 5 डाली, ठीक है, क्लियर है। तो जो s की वैल्यू हो जाएगी, s की वैल्यू 0 है, यहाँ पे s इज इक्वल टू s प्लस n। तो 0 प्लस 5 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 0 प्लस 5 कितना हो जाएगा 5, यानी s की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5 आ गई। फिर लूप जाएगा, i की वैल्यू जो हमारी फिर दूसरी बार चलेगी, एक नंबर हो गया, एक इंक्रीमेंट होगा 2 आएगा, 2 के लिए फिर n की वैल्यू चलेगी। फिर मान लो कि आपने इनपुट कर दिया 6, तो s इज इक्वल टू s प्लस 1, s की वैल्यू 5 हो चुकी है, तो 5 और 6 कितना हो जाएगा 11। क्लियर। तो 5 और 6 कितना हो जाएगा 6 और 5 11। फिर नेक्स्ट आते हैं, फिर हमारा 3 के लिए चलेगा, 3 के लिए चलेगा, फिर वैल्यू इनपुट कराओ,
अब की बार मान लो कि आपने जो इनपुट कराया, आपने 4 इनपुट करा दिया, क्लियर। तो s इक्वल टू s प्लस 1, s की वैल्यू 11 है और n की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो 11 बचा कितना हो जाएगा 15, क्लियर। फिर जाएगा हमारा लूप, अब की बार 4 के लिए चलेगा, 3 के बाद क्या आता है 4, 4 के लिए फिर नंबर इनपुट करेगा, सपोज दैट आपने 5 इनपुट कर दिया, तो s इक्वल टू s प्लस 1, s की वैल्यू 15 है और n की वैल्यू हमारे पास 5 है, 15 और 5 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। फिर हमारे जाएगा 5 के लिए चलेगा, फिर n की वैल्यू मान लेते हैं हमने 6 डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। तो s इक्वल टू s प्लस n, तो s की वैल्यू 20 है और n की वैल्यू 6 है, 20 और 26 कितना 6 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। फिर हमारा लूप जाएगा और 1 का इंक्रीमेंट हुआ, 6 पे क्या हो जाता है हमारा टर्मिनेट हो जाता है, लूप जो है खत्म हो जाएगा और लूप से हमारा एग्जिट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो बाहर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आना, इसके नीचे जस्ट, क्योंकि वन टाइम स्पेस में जितना होगा सब इसके अंदर होगा। 5 बार हमारा ये देखो, अब काउंट कर लो लूप कितनी बार चला, 1 2 3 4 5 5 बार लूप चला और 5 बार हमने n की वैल्यू अलग अलग हमने एंटर किया, यहाँ पे 5 एंटर किया, यहाँ पे 6 एंटर किया, यहाँ पे 4 एंटर किया, यहाँ पे 5 एंटर किया, यहाँ पे 6 एंटर किया, और इन सबको जोड़ के तो इसने क्या कर दिया 26 हमको जोड़ के दे दी, क्लियर। अगर आप देखना चाहते हो तो इसको जोड़ लो 6 5 11 4 15 5 20 26, इन n को जोड़ोगे तो क्या आएगा 26 आएगा। वही आंसर हमारा प्रोग्रामिंग में क्या हो रहा है, कोई भी 8 नंबर जोड़ो आपको इससे आंसर आपको मिल जाएगा। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, चौथा क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर रूट्स ऑफ एनी 3 नंबर। राइट अ पाइथन स्क्रिप्ट टू फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 3 नंबर। अभी कह रहा है कि सम ऑफ स्क्वायर रूट्स ऑफ 3 नंबर निकालना है। क्या निकालना है, सम ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 नंबर। तो पहले सवाल समझ लेते हैं फिर इसको सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है, कह रहा है सम ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 नंबर। तो स्क्वायर रूट क्या होता है, जैसे 9 का अगर मैं स्क्वायर रूट कहूं तो हमारे पास 9 अंडर रूट, स्क्वायर रूट अगर 9 का निकालना है तो क्या लिखेंगे अंडर रूट 9, जो रियल हम लाइक में करते हैं। तो अंडर रूट 9 का क्या होगा 3 होगा, 3 से 9 होगा कटेगा तो क्या होगा 3 होगा। अगर हम और कोई संख्या ले, जैसे सपोज दैट कि हम यहाँ पे लेते हैं 16, तो 16 का क्या होगा 4 होगा। अगर हम यहाँ पे 4 लेते हैं, 4 का क्या होगा 2 होगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि इनको जो इसका स्क्वायर रूट निकल रहा है, यानी कि अंडर रूट 9 का जो रिजल्ट आ रहा है, इन सभी को अंडर रूट 9, अंडर रूट 16, अंडर रूट 15, 4, इसको क्या कर देना है जोड़ देना है, और यही हमको आंसर में चाहिए। 4 3 7 2 9। तो इस ये हमारा क्या होगा, ये हमारा सवाल क्लियर। स्क्वायर रूट पूछ रहा है, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको एक पाइथन में sqrt नाम का एक फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, sqrt फंक्शन से किसी भी संख्या का आप जो है स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा जिसका नाम है मैथ, क्योंकि ये जो फार्मूला है ना वो उस लाइब्रेरी में है। तो पहले लाइब्रेरी को आपको लाना पड़ेगा, फिर फार्मूले को क्या करना पड़ेगा निकालना पड़ेगा। तो पहले लाइब्रेरी को हम इंपोर्ट, सबसे पहले हम राइट करेंगे इंपोर्ट
मैथ। इंपोर्ट मैथ एक लाइब्रेरी है जिसको हमने इंपोर्ट कर लिया। इसके बाद हमने कहा कि हमको s इज इक्वल टू 0 वेरिएबल हमने कर दिया। इसके बाद हमको क्या करना है, लूप लगाना है फॉर i इन रेंज, और 3 नंबर को लेना है तो एक नंबर हम यहाँ पे ज्यादा ले लेंगे, 1 का इंक्रीमेंट कर देंगे। क्लियर? तो यहां पे क्या कराएंगे, इनपुट कराएंगे n int इनपुट एंटर अ नंबर, एक नंबर क्या करा हुआ इनपुट करा, और एंटर नंबर हो गया हमारा। इसके बाद आपको स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है, स्क्वायर रूट, जिसके लिए फार्मूला आपको बताया था SQRT। तो मैं यहाँ पे एक SQ नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ जिसमें मैं लिखता हूँ SQRT, किसका, n का। क्लियर? स्क्वायर रूट ऑफ n, जो भी n का SQRT होगा, SQ स्क्वायर रूट होगा, SQ में क्या हो जाएगा, चला जाएगा। अब इसको हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो s इज इक्वल टू हम क्या कर ले, s प्लस SQ, स्क्वायर रूट ऑफ n SQ में चला गया, और s में हमने क्या कर लिया, s प्लस SQ कर लिया, और फाइनली बाहर आके प्रिंट कराएंगे sum of square root of 3 number, square root of 3 number equal to inverted comma s। तो ये हमारा जो है स्क्वायर रूट का सवाल है, जिसमें क्वेश्चन था कि 3 नंबर आपको इनपुट करवाना है और उनका स्क्वायर रूट निकालना है, और स्क्वायर रूट निकालने के बाद उसको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो आप देखो, जैसे कि यहाँ पे हमने नंबर, सपोज दैट पहली बार हमारा लूप चला 1 के लिए चलेगा, क्या मैसेज आएगा, एंटर अ नंबर। यहाँ पे सपोज दैट पहली बार हमने नंबर इनपुट कर दिया, फर्स्ट टाइम नंबर हमने इनपुट किया 16 कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर रूट करेंगे तो अंडर रूट 16 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा 4। क्या आंसर आएगा, 4। तो SQ में क्या चला जाएगा, 4 चला जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे तो 0 प्लस 4 क्या हो जाएगा हमारा 4, पहली बार में 4 आएगा। फिर नेक्स्ट दूसरा नंबर आपको डालना, जब सेकंड के लिए चले गए तो दूसरा नंबर मान लो कि हमने डाल दिया 4 डाल दिया, तो दूसरा नंबर अगर 4 डाल देते हुआ तो अंडर रूट 4 का मान क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, अंडर रूट 4 का मान 2 होगा। तो अब यहाँ पे क्या लिखा है, s इक्वल टू s प्लस SQ, तो SQ में क्या है 2 है, और s का मान क्या है 4 है, तो 4 प्लस 2 करोगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्लियर? फिर जाते हैं नेक्स्ट, 3 के लिए हम डालेंगे एंटर नंबर, तो मान लीजिए इसके लिए 9 डाल दिया हमने 9, तो SQRT में आएगा तो अंडर रूट क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, इसका क्या मान हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 SQ में चला जाएगा। फिर SQ वैल्यू हमारे पास कितनी है, SQ वैल्यू हमारे पास 6 है, 6 है, तो और 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास 6 प्लस 3 इक्वल टू 9। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। जब भी जो हमने वैल्यू दी है उसके हिसाब से आंसर ही आएगा, बाकी आप जो भी वैल्यू एंटर करोगे उसका सही आंसर आपको यहाँ पे प्रिंट होकर मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3 नंबर, सम ऑफ स्क्वायर रूट्स ऑफ 3 नंबर्स क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्लियर? तो हम 4 क्वेश्चन देख चुके हैं और 5वां क्वेश्चन देखने वाले हैं। 5वां क्वेश्चन है, इसको क्रैश करते हैं। फिर
पांचवा क्वेश्चन है राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट नंबर ऑफ डेज बिटवीन 2 डेज। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट नंबर ऑफ डेज बिटवीन 2 डेज। कह रहा है कि 2 डेज आपको एंटर कराना है, उनके बीच डिफरेंस कितना है वो बताना है, कितना दिन है उनके बीच में। जैसे सपोज है कि मैं एंटर करता हूं कि आज है 5 5 5 7, ठीक है, 5/7/2024 और हमको पता करना है कि 10/7/2024 में कितना डिफरेंस है। तो आप क्या करोगे, 10 में से 5 हटा दोगे तो 5 आ जाएगा। 5 दिन का क्या है डिफरेंस है, यही पता करना है। तो इस चीज को हम कैसे पता कर सकते हैं, इसको पता करने के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास ये D1 है और ये क्या है हमारे पास D2 है। तो एक काम कर ले, हम रिजल्ट में क्या करते हैं D2 माइनस D1 करते हैं। लेकिन इस प्रोग्राम को करने के लिए ऐसा सिंपली होगा नहीं, क्योंकि आप देखो यह डेट राइट कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं डेट राइट कर रहे हो। तो डेट फॉर्मेटिंग जब भी मिलेगा जब आप एक लाइब्रेरी होती है डेट टाइम उसको इंपोर्ट कराओगे तो क्लियर। तो सबसे पहले हम उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट कराते हैं। तो लिखने का तरीका क्या है, आप लिखोगे फ्रॉम एक डेट टाइम नाम की बड़ी सी लाइब्रेरी है डेट टाइम, और इस बड़ी सी लाइब्रेरी के अंदर एक छोटा जो है लाइब्रेरी है जिसका नाम है फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट। किसको काम करना है, डेट पे काम करना है, तो इंपोर्ट डेट लिख लिया आपने। ये आपको समझाने के लिए मैंने बताया था। तो एक बार फिर से ये हमको लाइन हमको क्या करना है प्रोग्राम में राइट करना है फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट। अब इसके बाद जो है हमने इंपोर्ट करा लिया है। अब D1 डेट हम लिख लेते हैं, तो जो हमने राइट किया था 5। अच्छा, ये जो मैं लिखने का तरीका है डेट का, आपकी जो सिस्टम जिस सिस्टम में कर रहे हो आपको राइट साइड कॉर्नर में जिस फॉर्मेटिंग में लिखा होगा उसी फॉर्मेटिंग में आप राइट करिएगा। क्लियर। राइट साइड में कॉर्नर में जहां पे आपका टास्क बार होता है राइट साइड वाला, वहां पे डेट दी होगी, जैसे लिखा है वैसे लिखना है। और एक चीज और ध्यान देना है कि आपको मतलब जैसे कि यहाँ पे 5 लिखा है तो यहाँ पे 0 भी आप लिख सकते हो ना, तो नहीं लिखना है क्योंकि पाइथन नहीं लिखा है। तो आपको सिर्फ जो संख्या है वही लिखना है। 5 मान लो मेरे सिस्टम में ऐसा दे रहा है तो मैं ऐसे लिखूंगा 5 और 7 और 2024। और D2 क्या लिखना है आपको, D2 मान लो कि यहाँ पे 10 है 7 है और 2024 है। क्लियर। और एक हम R नाम का वेरिएबल ले लेते हैं जिसके अंदर करते हैं D2 माइनस D1 और यहाँ पे क्या करते हैं रिजल्ट हम प्रिंट करा देते हैं। प्रिंट रिजल्ट इक्वल टू R। तो जितना भी डेज जैसे इसके बीच डेज होगा कितना होगा 5 होगा, तो आंसर आपको कितना मिल जाएगा 5। क्लियर। तो इस तरीके से हम दो डेट के बीच डिफरेंस क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इंपोर्ट कराना पड़ेगा। तो 6 नंबर का क्वेश्चन है जो हम लोग देखने वाले हैं, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू चेक whether a given number is Armstrong number or not। कह रहा है कि एक नंबर दिया हुआ है, गिवन नंबर है, वह आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है कि नहीं ये चेक करना है। तो सबसे पहले जानना पड़ा है कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है, सबसे पहले एक मैं संख्या लिखता हूं, सपोज दैट 153 एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। ऊपर मैंने और भी एग्जांपल लिखे हैं 153 370 371, इसके अलावा और भी। तो ये कैसे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है ये चीज हमको जानना पड़ेगा। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है, जितना डिजिट दिया हुआ है सबका जो क्यूब करोगे और उसको जोड़ दोगे तो जो संख्या होगी इसके बराबर ही होगी, 153 ही आएगी। अगर हम लोग जो है सबका क्यूब निकालें तो जैसे 1 का क्यूब निकालते हैं 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और अगर हम 5 का क्यूब निकालते हैं
5 का क्यूब। अगर 5 का हम क्यूब निकालें तो क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना आ जाएगा 125 125। और 3 का अगर हम क्यूब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 27। अब इनको जोड़ दो। जब 125 127 और 1 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 153। ठीक है, कैसे आप जोड़ लो 7 7 3 10 दोबारा 13 13 को 3 हासिल लगा 1। ठीक है, एंड 2 2 4 1 5 और क्या बच गया 1। तो हमारा क्या आ गया 153 आ गया। तो आई थिंक आप समझ गए हो कि आर्मस्ट्रांग नंबर क्या होता है। जितने भी डिजिट है सबका क्यूब का क्या कर देंगे हम लोग सम कर देंगे तो हमारा आर्मस्ट्रांग नंबर निकल जाएगा। क्लियर? क्या बोल रहा हूं मैं, जो भी नंबर है चेक करना है कि यह आर्मस्ट्रांग नंबर है कि नहीं, सबका डिजिट निकालना पड़ेगा और सबका क्यूब करना पड़ेगा। और क्यूब करने के बाद सबको क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा। अगर वह उस संख्या के बराबर होता है जो जोड़ आ रहा है तो वह आर्मस्ट्रांग नंबर है। तो इस लॉजिक को अब प्रोग्राम में क्या करना है इंप्लीमेंटेशन करना है। तो इसको इंप्लीमेंट करते हैं इस लॉजिक को। सबसे पहले हम n नाम का वेरिएबल लेंगे जो हम यूजर के द्वारा क्या कराएंगे इनपुट कराएंगे। एंटर अ नंबर। ठीक है, एक नंबर हमने इनपुट करा लिया और चूंकि हमको आगे सम करना है तो एक s नाम का वेरिएबल ले लेते हैं जिसको क्या करेंगे जिसमें हम 0 असाइन कर देंगे। और जो है एक टेम्प नाम का मैं वेरिएबल ले रहा हूं। टेम्प मतलब टेम्पररी। और इसमें हम n की वैल्यू क्या कर दे रहे हैं असाइन कर रहे हैं। n को मैं रिजर्व करके रखूंगा जिससे कि इसमें कोई चेंजेस ना हो, क्योंकि मुझको आगे जो रिजल्ट आएगा ना जो भी सम का तो मुझे कंपैरिजन कराना पड़ेगा क्या जो n है वो s के बराबर है। अगर हम n में कोई भी चेंजेस करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए मैंने n को रिजर्व करके रख लिया कि आगे हम इसको अच्छे से क्या कर पाएंगे कुछ कर पाएंगे। आगे हम लोग देखेंगे क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। तो n की वैल्यू हमने क्या कर दिया टेम्प में असाइन कर दिया। आज मैं कहता हूं ये जो टेम्प है ना व्हाइल लूप लगाते हैं, व्हाइल का यूज करते हैं। व्हाइल कब तक ये लूप चले जब तक कि टेम्प की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन क्या हो 0। टेम्प की वैल्यू क्या हो ग्रेटर देन 0। तो टेम्प की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 0 हो तब तक हमारा लूप ये चले। अब इसके अंदर क्या करना है हमको करना ये है कि जो डिजिट निकालना है तो मैं d नाम का एक वेरिएबल ले रहा हूं। और डिजिट कैसे निकलेगा आपको मॉड निकालना पड़ेगा। 10 का मॉड निकालना पड़ेगा। जो टेम्प है हमने यहां पे लिखा टेम्प मॉड 10। क्लियर? टेम्प मॉड 10 देखेंगे अभी प्रैक्टिकल करके कोडिंग लिखते हैं। टेम्प मॉड 10 तो टेम्प मॉड 10 हमने निकाल लिया। इसमें क्या आ जाएगा हमारा डिजिट आ जाएगा। तो डिजिट जब आ जाएगा तो फिर क्या करना है हमको इसका क्यूब को सम करना है। तो s इज इक्वल टू s प्लस d टू दी पावर लिखने का हम क्या यूज करते हैं डबल स्टार यूज करते हैं और क्यूब। तो s इज इक्वल टू s प्लस d टू दी पावर क्यूब। अब फिर जो हमारा टेम्प है टेम्प में जो टेम्प की वैल्यू है हमको क्या चाहिए फिर दोबारा चाहिए। तो टेम्प क्या करेंगे डबल स्लैश टेम्प डबल स्लैश 10 क्योंकि हमको जो कोसेंस है वो चाहिए होगा। तो हम टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डबल स्लैश 10 निकाल लेते हैं। अब ये हमारा पूरा लूप चलता रहेगा और सारा काम करता रहेगा जब तक टेम्प की वैल्यू क्या ना आ जाए 0 ना आ जाए। क्लियर? एक बार देख लेते हैं फिर क्या करेंगे।
एक बार हम देख लेते हैं, जैसे मान लो कि n की वैल्यू हमने 53 डाल दिया। क्या डाल दिया यहाँ पे? n की वैल्यू हमने 53, मान लो सपोज दैट 53 हमने डाल दिया। तो ये जो 53 है मैंने s इक्वल टू 0 ले लिया, और जो n की वैल्यू है 53 टेम्प में आ गया। क्लियर? अब फिर मैंने कहा कि ये जो लूप है टेम्प जो है 0 से ज्यादा होना चाहिए। तो पहली बार में हमारे पास टेम्प क्या है? 153। तो 153 हमारा 0 से क्या है? ज्यादा है। तो इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स है चलेंगे। अब इसके अंदर क्या कर रहा है स्टेटमेंट? जो स्टेटमेंट्स है वो कर रहा है कि पहली बार टेम्प मॉड क्या होगा? 10 होगा। तो अगर आपके पास 153 है और 10 का आप डिवाइड करते हो, 10 से आप डिवाइड करते हो तो कितनी बार जाएगा? अगर इसे हम काटें, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, और क्या जाएगा? 10 5 से 50 कट जाएगा। क्या आएगा? आपको क्या मिलेगा? 3। क्या निकल गया डिजिट? जो रिमाइंडर है हमारे पास क्या आया? 3 आया। तो बेटा देखो डिजिट हमारा निकल चुका है 3 निकल चुका है, और इसका हम क्या कर देंगे? अब हमारे पास ये 3 आ गया। सभी लोग क्लियर हो? मॉड से क्या निकलता है? रिमाइंडर निकलता है। तो ये जो रिमाइंडर यानी कि शेषफल, जब भी मॉड लगाओगे तो रिमाइंडर लगेगा, और जब स्लैश लगाओगे तो क्वोशंट निकलेगा। क्लियर है? तो अभी हमको रिमाइंडर की रिक्वायरमेंट है, तो हमने रिमाइंडर लगाया, तो हमको ये वाला आंसर हमको मिलेगा पहली बार में 3 मिलेगा। क्लियर? तो हमारे पास जो D है, D में पहली बार में क्या आ गया? हमारे पास 3 आ गया। D में पहली बार में हमारे पास क्या आ गया? यहाँ पे मैं बना देता हूँ समझने के लिए। D में हमारे पास क्या आ गया? 3 आ गया। क्लियर? और यहाँ पे S कर लेते हैं, और यहाँ पे हम समझने के लिए, ये समझने के लिए। तो जब आपने भाग दिया तो क्या आया था? 3 आया था। अब आगे क्या है? S इज इक्वल टू S प्लस D टू द पावर 3। तो S की वैल्यू क्या है? 0 है। 0 एंड 0 प्लस D टू द पावर 3 एंड 3 का पावर 3 कितना आ जाएगा? 27 क्या आ जाएगा? 27 और 0 जोड़ोगे तो 27 आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं टेम्प पे। अब टेम्प की वैल्यू हमको क्या चाहिए? 3 तो निकल चुका है, हमको क्या चाहिए? 15 चाहिए ना। अब हमको क्या चाहिए? 15 टेम्प में चाहिए, तब तो आगे हम प्रोसीजर कर पाएंगे। 3 तो हम निकाल चुके हैं, बाकी 5 चाहिए, फिर 1 चाहिए। तो अब हमारे पास नई वैल्यू क्या होनी चाहिए? 15 यानी 15 होनी चाहिए। 15 में से फिर क्या निकलेगा? 5 निकालेंगे, फिर हम 1 निकालेंगे। क्लियर? तो अब हमारे पास टेम्प की वैल्यू कैसे निकलेगी? अभी हम भाग देते हैं कितना? अभी हमारे पास जो फिलहाल जो टेम्प की वैल्यू है हमारे पास कितनी है? 153 है। कितनी है? 153। उसी पे कार्यक्रम कर रहे हैं हम लोग। टेम्प की वैल्यू चेंज नहीं हुई है, अभी चेंज होगी। जब यहाँ पे टेम्प लिखा होगा, यहाँ पे कोई कार्यक्रम कर दूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगी। तो देखते हैं एक बार क्या होगा। तो टेम्प की वैल्यू 153 में अगर आप वही सेम चीज जो पीछे मैंने करा था, आपको भाग देना है 10 से, तो आप देखो कितनी बार जाएगा? 15 बार जाएगा हमारा। और 15 दहाइयां कितना होता है? 150। अब मैं इसको कट कर लूंगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये तो हमको चाहिए नहीं, रिमाइंडर नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? ये चाहिए। इसीलिए तो हमने डबल स्लैश लगाया। डबल स्लैश मतलब बिना पॉइंट के वैल्यू, ठीक है, इंटीजर में वैल्यू आएगी हमारी। तो 15 हमको क्या हो जाएगा? मिलेगा। यानी टेम्प में हमारे पास क्या चला गया? 15 क्या आ गया? टेम्प में हमारे पास 15 आ गया। क्लियर? तो टेम्प में हमारे पास 15 आ गया। अब हमारे पास अब फिर लूप क्या हो जाएगा? फिर कहेगा कि क्या जो 15 है 0 से ज्यादा है? आंसर आएगा यस, 0 से ज्यादा है। तो कहां पे जाएगा? फिर इस वाले स्टेटमेंट में जाएगा। D is equal to temp mod 10। D is equal to temp mod 10। तो temp mod 10 यानी कि temp कितना हमारे पास 15 है, और 15 में और 10 का भाग दोगे तो क्या आएगा? 5 आ जाएगा 15 में, और 10 का भाग दोगे आप तो 10 बन जाए 10। रिमाइंडर क्या बच गया? 5 बच गया आपका, और ये तो कट गया आपका, 1 कट जाएगा आपका। तो इस तरीके से हम क्या मिल गया? रिमाइंडर 5 मिल गया। तो यहाँ पे जो डिजिट में हमारे पास आ गया, क्या आ गया? 5 आ गया। 5 का क्यूब करते हो, 5 का क्यूब करते हो तो कितना आएगा? 125 आएगा।
तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं 125 प्लस, क्योंकि 27 पहले से अवेलेबल था तो 125 और 27 कितना हो जाएगा, ये जुड़ के आएगा तो 125 5 का जो हमारे पास क्यूब होगा d टू द पावर, क्योंकि यहाँ पे पूरा मैंने s प्लस d क्यों लिखा है, तो ये हो जाएगा आपका 125 और 27, तो 125 और 25 150 और 150 और 2 कितना हो जाएगा 152 152। यहाँ पे जोड़ोगे तो आपको s में क्या मिलेगा 127 और 125 जोड़ो 27 और 125, क्योंकि 5 का क्यूब करोगे तो 125 आएगा और 27 s में पहले से क्या था अवेलेबल था, तो 27 और 125 जोड़ोगे तो कितना आएगा 152 आएगा। क्लियर है। अब टेम की वैल्यू क्या होगी, आप देखो टेम इज इक्वल टू टेम अपॉन 10, तो टेम हमारे पास कितना है 15 है, टेम का भाग दिया तो अब क्या क्वेश्चन आएगा 1 आएगा, तो हमारे पास टेम की वैल्यू क्या आ गई 1। क्लियर, 1 टेम की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1 आ गई। फिर जाते हैं यहाँ पे, क्या 1 0 से ज्यादा है, हाँ बिल्कुल ज्यादा है, 1 0 से क्या है ज्यादा है। फिर आता है डी में टेम्प मॉड 10, टेम्प मॉड 10 यानी कि 1 में अभी क्या देना है आपको, यहाँ पे डी में टेम्प मॉड 10, टेम्प की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 में हमको 10 से भाग देना है, क्या 10 से भाग जाएगी नहीं जाएगी, तो रिमाइंडर क्या होगा यही होगा 1, यानी हमारे पास जो रिमाइंडर मिलेगा हमको 1 मिलेगा। जब भाग नहीं जाती है किसी भी छोटी संख्या से तो जो रिमाइंडर होता है, अगर हमको दशमलव में वैल्यू नहीं ले जानी है तो रिमाइंडर हमारा क्या होता है 1 ही होता है, तो यहाँ पे आंसर क्या मिल जाएगा हमको 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं का मतलब क्या हो गया 0 हो गया। क्लियर है, कुछ नहीं किया तो 0, एक भी बार नहीं किया तो 0 हो गया। तो यहाँ पे हमको मिल गया जो है यहाँ पे कहाँ पे, हाँ यहाँ पे, तो d की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 1 मिल गई। अब यहाँ पे s इज इक्वल टू s प्लस d टू द पावर क्यूब करते हैं, 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही होगा, तो यहाँ पे हम जाते हैं 1 और 152 प्लस 1 कितना हो जाएगा 153। इस तरीके से हमको 153 मिल गया, सम की वैल्यू 153 क्या हो जाएगी मिल गई। ठीक है, 153 मिल चुकी है हमको सम की वैल्यू, और इस तरीके से हमारे पास अब टेम्प की वैल्यू अगर हम देखें यहाँ पे टेम्प इज इक्वल टू टेम्प और टेम्प डबल स्लैश 10, तो क्या है यहाँ पे 0 आ चुका है, तो व्हाइल टेम्प इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 0, जबकि टेम्प की वैल्यू क्या हो चुकी है 0 हो चुकी है, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ से बाहर एग्जिट हो जाएगा, और जब बाहर एग्जिट होगा तो हमको क्या चाहिए यहाँ पे हम कंपैरिजन करा लेते हैं इफ क्या इफ s इज इक्वल टू n, ये वाला n जिसको हमने टेम्प में कर दिया था पहले 153, जो भी वैल्यू है, अगर s की वैल्यू n के बराबर है देन प्रिंट n is Armstrong number, n is Armstrong number, n is Armstrong number। क्लियर, else अगर बराबर नहीं है n के तो क्या हो जाएगा प्रिंट n is not Armstrong number। ठीक, ऐसे लिख के ब्रैकेट क्लोज कर। अब ये हमारा पूरा क्या हो गया प्रोग्राम हो गया। तो अगर आपने कोई आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर डाला होगा तो यहाँ पे ऐसे जैसे कैलकुलेशन किया है वैसे यहाँ पे s के अंदर स्टोर हो जाएगा, जो भी वैल्यू आएगी स्टोर हो जाएगी, और यहाँ पे आगे कंपैरिजन करेगा क्या s की वैल्यू n के बराबर है। s में क्या है डिजिट्स के सम का क्यूब है, क्या है डिजिट्स जो है उनके सबका क्यूब का सम हमने किया जो s में है, तो फिर हम यहाँ पे आगे कंपैरिजन कराते हैं क्या s की वैल्यू n के बराबर है,
अगर है तो वो आर्मस्ट्रांग नंबर है, और नहीं है तो वो आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं है। क्लियर? तो इस तरीके से हम किसी भी संख्या का आर्मस्ट्रांग नंबर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो जो क्वेश्चन देखने वाले हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल आर्मस्ट्रांग नंबर्स इन गिवन रेंज। कह रहा है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल आर्मस्ट्रांग नंबर्स इन गिवन रेंज। इसके जो पिछला वाला सवाल मैंने बताया था 6 नंबर क्वेश्चन, उसमें भी आर्मस्ट्रांग नंबर ही था। अब उसमें एक नंबर को देखना था, इसमें सभी एक रेंज के अंदर जितने भी आर्मस्ट्रांग नंबर है उनको क्या कराना है, हमको चेक करना है कि वो आर्मस्ट्रांग नंबर है कि नहीं है। अगर जितने भी हैं सारे आर्मस्ट्रांग नंबर को क्या करना है, प्रिंट करा देना है। तो हम लोग के पास क्या है, एक रेंज है। क्लियर? तो रेंज है, तो आर्मस्ट्रांग नंबर जो पीछे वाला क्वेश्चन है उसका कॉन्सेप्ट उसमें मैं बता चुका हूं, सेम ही कॉन्सेप्ट होगा। कॉन्सेप्ट में कोई चेंजेस नहीं होगा कि आर्मस्ट्रांग नंबर के कॉन्सेप्ट में चेंज हो जाएगा। आर्मस्ट्रांग नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है कि सपोज दैट कि 153 हमारा एक नंबर है जो क्या है, आर्मस्ट्रांग नंबर है। लेकिन चेक कैसे करेंगे आर्मस्ट्रांग नंबर है, तो इन सारे डिजिट्स को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा और सबका क्यूब करना पड़ेगा, और क्यूब करने के बाद उनको क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। जैसे 1 का अगर हम क्यूब करें तो क्या होगा 1, 5 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा 125, एंड 3 का करेंगे तो क्या होगा 27। इसको जोड़ेंगे पूरे 125 127 को तो क्या आएगा 153 आएगा। तो इन सब का क्यूब कैसे करेंगे, कैसे जोड़ेंगे, कैसे डिजिट्स को निकालेंगे, वैसे तो पिछला वाला जो क्वेश्चन है मैंने उसमें समझाया था, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। फिर एक बार मैं इसको रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन है रेंज का, कई सारे इसमें आर्मस्ट्रांग नंबर्स आपको चाहिए, तो उसको हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग उसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि n1 नाम की एक वैल्यू लेंगे, n1 नाम की, क्योंकि हमको 2 लिमिट है तो 2 लिमिट ले लेते हैं और यहाँ पे कर देते हैं int और इनपुट और यहाँ पे एंटर फर्स्ट लिमिट, एंटर फर्स्ट लिमिट इनवर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज। फिर n2 में देते हैं n2 int इनपुट एंटर सेकेंड लिमिट, एंटर सेकेंड लिमिट। पहले में एंटर फर्स्ट लिमिट, दूसरे में एंटर सेकेंड लिमिट। तो 2 नंबर हम क्या कर चुके हैं, इनपुट कर चुके हैं। अब लूप लगा दें, लूप लगाने दें अगर हम इसमें फॉर आई इन, फॉर आई इन रेंज, क्या करते हैं n1 से स्टार्ट होगा और n2 से ज्यादा लेके क्योंकि तक चाहिए, n2 तक चाहिए तो n2 प्लस 1 कर देते हैं और वहां पे क्या कर देंगे 1 का इंक्रीमेंट कर देंगे और यहाँ पे हम कोलन लगा देंगे। क्लियर? अब इस लूप में हम करते हैं कि एक s नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं जिसमें हमको क्या चाहिए, 0 चाहिए। क्या चाहिए हमको, 0 चाहिए। s में हमको क्या चाहिए, 0 चाहिए, 0 हमने ले लिया। ठीक, अब एक काम करते हैं, जो हमारा i है, i एक टेम्प नाम का हम एक वेरिएबल लेते हैं जिसमें अब की देखो बहुत सारी संख्याएं हमारे पास, पिछली बार केवल n था, अब की बार हमारे पास क्या है, i है। तो i क्या होगा, डिफरेंट होगा, अलग अलग i होगा। सबको चेक करना है कि ये आर्मस्ट्रांग नंबर है कि नहीं। तो अभी हमने i को क्या कर दिया, टेम्प में हमने डाल दिया। ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर लिख देता हूं क्योंकि स्पेस की थोड़ी सी, टेम्प में हमने क्या कर दिया, i को हमने असाइन कर दिया।
ठीक, वही प्रोसेस जो आपने किया था पिछले वाले क्वेश्चन में, सेम वही करना है। आई की वैल्यू हम क्या कर देंगे, टेम्प में असाइन कर देंगे। उसके बाद जो यहाँ पे कंडीशन चेक कराएंगे, व्हाइल टेम्प इज ग्रेटर देन 0। जो टेम्प है हमारा वो क्या होना चाहिए, वो 0 से ज्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 से ज्यादा होना चाहिए। अब इसके बाद अपना कार्यक्रम जो आगे का है शुरू करते हैं। तो हमने कहा कि d इज इक्वल टू टेम्प मॉड टेम्प। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो संख्याएं हैं वो निकलनी शुरू हो जाएगी। जैसे 153 है तो 153 का 3 निकल जाएगा पहले। अब उस 3 को जोड़ लेते हैं। तो हमने s नाम का एक पहले वेरिएबल ले चुके हैं हम लोग, जिसमें हम s इज इक्वल टू s प्लस d टू द पावर 3 करते हैं। तो d टू द पावर 3 हमेशा जुड़ता जाएगा, जब तक लूप चलेगा तब तक जुड़ता जाएगा हमारा। और s इज इक्वल टू s प्लस d टू द पावर 3 हो गया। उसके बाद टेम्प की जो वैल्यू है हमको अपडेट करनी है। टेम्प की वैल्यू क्या करेंगे, टेम्प की वैल्यू टेम्प डबल स्लैश और क्या टेम्प। डबल स्लैश क्यों लगाया, क्योंकि इंटीजर में वैल्यू चाहिए, दशमलव में नहीं चाहिए। तो हमने टेम्प इज इक्वल टू टेम्प अपॉन 10 कर लिया। क्लियर है। तो इस तरीके से अगर आप देखो तो हमने जो मेन प्रोसेस है वो कर लिया। अभी क्या करना है, कंपैरिजन करना है कि क्या जो s की वैल्यू है हमारा ये टेम्प जो i के बराबर है। तो हम एक काम करते हैं, while लूप के जस्ट नीचे आते हैं, यहाँ पे if I is equal to s, if I is equal to s, then print I। तो जितने भी r में स्ट्रॉन्ग नंबर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, इसमें प्रिंट हो जाएंगे। तो आप एक रेंज है, रेंज में अगर आप देखो यहाँ पे, आप देखो किस तरीके से लूप हमारा चलने वाला है। आज बंद कल खुला है। मैसेज ग्रुप में नहीं है क्या, ग्रुप ऐड नहीं किया गया आपको? अच्छा चलिए ऐड कल आइएगा तो ऐड करवाइएगा याद करें ना। बहुत डिस्टर्ब है सर। अच्छा ठीक है, देखते हैं। हाँ हम कह रहे थे कि जो है अब रेंज है, मान लो कि हम 150 से 170 के बीच हमको सारा चेक करना है। 150 पहला रेंज n1 की 150 है और दूसरा रेंज n2 की 170। क्लियर। तो कहां तक रेंज जाएगा, 150 से कहां से 170। तो पहले 150 चेक करेगा, फिर 151 चेक करेगा, फिर 152 चेक करेगा, 153 54 55 57 सारा चेक करेगा 170 तक। ठीक है, तो हमें रेंज का लगा दिया। अब सबसे पहले i की वैल्यू क्या होगी, 150, यानी पहले i की वैल्यू होगी 150। तो उसको चेक करेगा, क्या 150 आर्मस्ट्रांग नंबर है, अगर रहेगा तो प्रिंट करेगा। चूंकि आर्मस्ट्रांग नंबर 150 नहीं है तो नहीं प्रिंट करेगा। फिर 151, फिर 152, फिर 153 पे जाएगा तो 153 हमारा आर्मस्ट्रांग नंबर है, उसको प्रिंट करा देगा। इस तरीके से जितने भी आर्मस्ट्रांग नंबर होंगे वो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। अगर आपको ये सवाल समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो जो पिछला क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन नंबर 6, उस पे जाके आप देखें, क्योंकि दोनों उस क्वेश्चन में मैंने आपको अच्छे से समझाया था, इसलिए यहाँ पे उतना ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ आपको। वहां पे आप जाकर देखें, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको कि कैसे हम आर्मस्ट्रांग नंबर निकालते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैंने लूप चलाया क्योंकि हमारे पास डिफरेंट नंबर्स हैं। वहां पे एक नंबर था, यहाँ पे डिफरेंट नंबर है। सारे नंबर्स के लिए मैंने यहाँ पे एक फॉर लूप लगा दिया बस। बाकी नीचे की सारी चीजें सेम है जो मैंने पिछले क्लास में, बस यहाँ पे एक लूप लगाया और सारे नंबर्स को क्या करना है, चेक करना है और प्रिंट करते जाना है। इस तरीके से हमारा आर्मस्ट्रांग नंबर क्या हो जाएगा,
आ जाएगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, उसको देखना है। फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे किसी भी नंबर का जो फैक्टोरियल होता है उसका जितनी भी संख्या, जैसे मान लो हमारे पास 5 है, तो 1 से स्टार्ट करके 2 3 4 5 इन सब का मल्टीप्लिकेशन कर दें अगर हम यहाँ पे, तो जो फैक्टोरियल है वो आ जाएगा। यानी मान लेते हैं कि जो ये 5 है हमारा n, और इसके लिए हम लूप चला देते हैं। लूप हम चला देते हैं i का स्टार्ट कहां से कर देते हैं, 1 से कर देते हैं, और 5 तक चूंकि चाहिए तो हम n प्लस 1 तक एक जो है अपना लूप ले लेंगे और सबका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो मल्टीप्लिकेशन करोगे आप तो आएगा आपका 120 आएगा, जो एकदम 2 3 6 24 24 बचे 120, ठीक है। तो 120, तो 5 का फैक्टोरियल कितना होगा, 120 होगा, 120 होगा। अब इसको जो है प्रोग्राम कैसे बनाया जाए वो देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जो है हम लोग जो है एक नंबर इनपुट करते हैं जिसका आपको फैक्टोरियल चाहिए। तो क्या करोगे आप, int इनपुट, एंटर अ नंबर, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, लूप चलाते हैं हम। जो हमने बोला था फॉर i कहां तक जाएगा, n+1, i के स्टार्ट होगा कहां से, 1 से, i in रेंज 1 से स्टार्ट होगा कहां तक जाएगा, n+1 तक जाएगा। कितने का इंक्रीमेंट होगा, 1 का इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो कोलन लग गया, कोलन के बाद 1 टाइप का हमारे पास स्पेस आएगा जिसको हम इंडेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको जो है फैक्टोरियल यूज करना है। तो f नाम का एक हमने वेरिएबल ले लिया और यहाँ पे करते हैं f मल्टीप्लाई बाई i। लेकिन देखो f जो है पहले से डिक्लेयर होना चाहिए क्योंकि अभी हम यूज करने जा रहे हैं f को। f में क्या आएगा, f मल्टीप्लाई बाई i। f तो यहाँ पे स्टोरेज होगा किसका, f मल्टीप्लाई बाई i। तो f पहले से क्या होना चाहिए, होना चाहिए। तो f में एक हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे 1 पहले से ले लेते हैं। जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 1 ले सकते हैं और जब भी हम जोड़ते हैं तो 0 लेते हैं। क्लियर। तो हमने f का 1 ले लिया, f इज इक्वल टू f मल्टीप्लाई बाई i। क्लियर। तो f मल्टीप्लाई बाई i हमने कर दिया। अब सारी जो संख्याएं हैं 5 के अंदर की है, जो भी नंबर आप डालोगे वो सारी क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी इसमें। और बाहर आके आप क्या कर सकते हो, प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ n, फैक्टोरियल ऑफ n क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से फैक्टोरियल आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ पाइथन प्रोग्राम, 9 नंबर क्वेश्चन है। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू इनपुट टू नंबर्स एज इनपुट एंड कंप्यूट द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जीसीडी। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होता है, दो नंबर को कह रहा है कि इनपुट कराना है, डिवाइड करते हैं। दो नंबर को इनपुट कराना है। सपोज दैट मेरे पास जो है पहला नंबर 4 है और दूसरा नंबर क्या है 8। और तो हम जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है देखने के लिए, मतलब कौन ऐसी संख्या जो बड़ी वाली संख्या होनी चाहिए और दोनों ही कटनी चाहिए उस संख्या से, दोनों ही क्या होनी चाहिए, कटनी चाहिए। तो पहले इस 4 को देखते हैं, किसी किसी को 1 से तो कट जाएगा, 1 से 4, 1 से सारी संख्याएं कट जाएंगी।
फिर 2 से भी कट जाएगा, फिर 4 से भी कट जाएगा। क्लियर? 8 को देखते हैं किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा और 8 से अपने आप से कट जाएगा। तो इसमें देखें जो कॉमन हो ग्रेटेस्ट हो, जैसे कॉमन में 2 भी है लेकिन ग्रेटेस्ट नहीं है। ग्रेटेस्ट इसमें क्या है, 4, कॉमन भी है और ग्रेटेस्ट भी है, तो ये हमारा क्या होगा, 4 जो है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, जीसीडी है 4 और 8 का। क्लियर? तो अब इसको प्रोग्राम में कैसे इंप्लीमेंट किया जाए वो चीज हम लोग देखेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 नंबर हम लोग इनपुट कराएंगे। तो मान लेते हैं कि हमारा एक नंबर क्या है, ई है, ठीक। इसमें हमने कर दिया INT इनपुट, एंटर। फर्स्ट नंबर ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज। बी में भी ऐसे ही करा देते हैं, INT इनपुट, एंटर। सेकेंड नंबर ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज। अब हम एक चीज देख रहे हैं कि अगर हम देखा जाए तो ये जो बड़ी वाली संख्या है, बड़ी वाली संख्या में हमें रिक्वायरमेंट नहीं है कि हम बड़ी वाली संख्या को चेक करें, भाग दें, कि जो हम भाग देके चेक करने वाले हैं तो हम कहां तक चेक कर रहे हैं, 4 तक ही चेक कर रहे हैं ना, इसकी तो हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जो हमारा लूप लगाने वाले हैं, हम लूप हमारा जो है स्मॉल नंबर तक हम चलाएंगे, क्योंकि यहीं तक रिक्वायरमेंट है, इसके आगे हमारा कोई सवाल है, क्योंकि 4 अगर हमारा है तो इसके आगे तो जाएगा नहीं, अपनी संख्या से तो ज्यादा नहीं जाएगा वो ना। तो इसलिए हम जो नंबर लेने वाले हैं, हम लूप लगाने वाले हैं कि वो स्मॉल नंबर तक हमारा लूप क्या हो जाए। क्लियर है? और दोनों नंबर्स को उनसे भाग देके हम चेक कर लेंगे, अगर कट रहे हैं, जिससे भी दोनों नंबर से कट रहे हैं तो क्या हो जाएगा, जीसीडी हो जाएगा। इसको करके देखते हैं, इंप्लीमेंटेशन करके देखते हैं। तो एक काम कर लें, सबसे पहले कर लें इफ A is less than B। अगर A जो हमारा क्या है, B से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, स्मॉल नाम का एक वेरिएबल लेंगे जिसमें हम क्या कर देंगे, A को डाल देंगे। क्लियर? अगर ये A जो है B से छोटा नहीं, तो जाहिर सी बात है कि हमारा B छोटा होगा, तो else में आते हैं, else कोलन स्मॉल इज इक्वल टू B। मतलब हम चेक कर रहे हैं कि A और B में कौन सा छोटा स्मॉल नंबर हम निकाल लेंगे, A और B में जो छोटा होगा वो चीज हम देख लेंगे। फिर हम अब जो है यहाँ पे एक लूप लगाएंगे, फॉर I in रेंज, और जो रेंज होगा वो कहां से कहां तक होगा, 1 से चलेगा। ये देखो 1 से, स्मॉल नंबर है, 1 से चल रहा है, कहां तक चल रहा है, स्मॉल नंबर तक चल रहा है। तो स्मॉल प्लस 1 कर दें, 1 से स्टार्ट करें और कहां से करें, स्मॉल प्लस 1। क्लियर? स्मॉल प्लस 1 हमने कर दिया, और स्मॉल प्लस 1 करने के बाद जो है यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1 का इंक्रीमेंट कर देते हैं और यहाँ पे कोलन कर देते हैं। अभी हमने लूप लगा लिया है, तो अब हम चेक कर लें कि किस नंबर से जो है कि जो हमारा दोनों नंबर है A और B, ये कौन से नंबर से जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है जीसीडी है, किससे कट रहा है। तो हम देख लेते हैं, इफ A mod R is equal to G and B mod I is equal to 0 और
अगर a mod I is equal to 0 और b mod I is equal to 0 हो तो जो हमारा जीसीडी होगा वो क्या होगा I होगा। जीसीडी जो होगा हमारा क्या होगा I होगा। तो जीसीडी इज इक्वल टू I की वैल्यू कहां पे चली जाएगी जीसीडी में चली जाएगी और आप प्रिंट करा दो बाहर आके प्रिंट करा दो प्रिंट जीसीडी इज इक्वल टू अब आप इसको समझना चाहते हो अगर तो आपको इन दोनों नंबर को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा इसमें तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। ऐसे समझ में आएगा सपोज दैट a की वैल्यू कितनी है 4 है और b की वैल्यू कितनी है 8 है। आप वैल्यू कुछ भी ले सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है बट एक चेक करना है कि हमारा प्रोग्राम सही चलेगा कि नहीं चलेगा। तो अब यहाँ पे चेक कराते हैं क्या a जो है b से छोटा है तो हाँ 4 8 से क्या है छोटा है बट ये भी तो हो सकता है कोई 8 पहले डाल दे 4 बाद में डाल दे उस स्थिति में भी 4 ही हमारा छोटा रहेगा। इसके लिए हम ये प्रोग्राम बना दिया। तो अभी जो पहला हमारा 4 इनपुट किया तो यहाँ पे 4 क्या है b से छोटा है 4 b से छोटा है जिसमें स्मॉल में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्लियर है स्मॉल में 4 आ जाएगा और फिर हम आते हैं यहाँ पे लूप पे। हमने कहा कि ये जो हमारा लूप है ना फॉर i इन रेंज 1 से लेके स्मॉल प्लस 1 तक चले। स्मॉल प्लस 1 का मतलब क्या हो गया 5 1 से लेके 5 तक चले। क्लियर। तो इस तरीके से हमारा जो लूप है 1 से लेके 5 5 पे टर्मिनेट हो जाएगा यानी 1 से लेके 4 तक हमको मिलेगा लूप। अब यहाँ पे चेक करते हैं इफ a mod i is equal to 0 तो जैसे हमारे पास a क्या है हमारा 4 है तो 4 mod i तो पॉलीवर क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो 4 1 में 4 की भाग चली जाएगी बिल्कुल 0 है सही बात है। पहली बार जब हमारा 1 होगा i की वैल्यू 1 होगी तो 1 में भाग देगा 1 से 4 में भाग देगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0 बचेगा बिल्कुल ट्रू सही बात है। फिर आगे आते हैं b में भी 8 है 8 में भी 1 का भाग दो क्या बचेगा 0 बचेगा। ठीक क्या ये जीसीडी होगा नहीं अभी नहीं होगा। अभी क्या बोलेगा अभी हमारा ये जो i की वैल्यू जो है जीसीडी में चली जाएगी। सही बात है कि जो i की वैल्यू है हमारा वो जीसीडी में चली जाएगी बट अभी लूप तो फिनिश नहीं हुआ ना लूप अभी चलता रहेगा तो देखते हैं क्या होता है। अभी काम फिनिश होगा फिर लूप में जाएगा फिर जो है हमारा सेकंड 2 नंबर के लिए लूप चलेगा। 1 के बाद क्या आएगा 2 आएगा 2 के लिए लूप चलेगा यानी i की वैल्यू आपकी 2 है i की वैल्यू क्या है 2 है। तो इफ a mod i is equal to 0 तो अगर 4 में हम 2 का भाग देंगे तो 0 होगा बिल्कुल ट्रू सही बात। 2 का भाग देंगे तो कट जाएगा हमारा देखो ये 2 से यहां पे भी कट गया 2 से यहां से कट गया और ये भी कट जाएगा 8 भी 2 से कट जाएगा। फिर अब की जो है i की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 2 i की वैल्यू क्या है 2 तो पहले हमारे पास क्या था 1 जीसीडी में था अब की बार 2 आया तो 2 जीसीडी में चला जाएगा 1 डिलीट हो जाएगा। क्लियर तो 2 हमारा जीसीडी में चला जाएगा। ठीक है आ गया जीसीडी में 2 आते हैं फिर अब की क्या आएगा फिर 3 आएगा 3 से तो ये नहीं कटेगा ना 3 से तो 4 कटेगा ना 3 से 8 कटेगा बात खत्म चलेगा ही नहीं तो फिर से लूप में चला जाएगा 4 आएगा। क्लियर है 4 आएगा तो 4 पे हम 4 से क्या बोलते हैं 4 में 4 का भाग देते हैं तो 0 आएगा। देखो ये 4 से 4 कट गया हमारा तो 0 आ गया एंड 8 में 4 से भाग देते हैं तो जो रिमाइंडर बचेगा हमारा क्या 4 टू जा कट जाएगा हमारा। तो इसलिए जो है हमारा 4 से b भी कट रहा है और a भी कट रहा है तो i हमारा जीसीडी में चला जाएगा यानी कि 4 हमारा जीसीडी में चला जाएगा। तो जीसीडी की वैल्यू अपडेटेड वैल्यू क्या हो गई हमारी 4 हो गई। जीसीडी की अपडेटेड वैल्यू हमारे पास 4 हो गई। अब जाते हैं तो हमारा जो लूप है वो क्या था हमने बोला था कि जो 4 तक चला जो 4 तक हम पहुंच चुके हैं और 5 पे क्या हो जाएगा टर्मिनेट हो जाएगा। तो 5 पहुंच चुका स्मॉल प्लस 1 करेंगे 5 तो लूप हमारा क्या हो गया टर्मिनेट हो गया और यहाँ पे आके जीसीडी प्रिंट कर देगा। तो आंसर में आपको क्या मिलेगा 4 मिलेगा 4 ही हमारा क्या होगा
जीसीडी नंबर होगा। तो बिल्कुल हमारा प्रोग्राम सही चल रहा है। इस तरीके से आप ड्राई रन कर सकते हो, चेक कर सकते हो प्रोग्राम को कि हमारा जो जीसीडी नंबर है वो कैसे हम निकाल सकते हैं। क्लियर? तो हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है फाइंड द पावर ऑफ गिवन नंबर बाय रिकर्शन। कह रहा है एक नंबर दिया हुआ है और उसका पावर निकालना है, लेकिन निकालना किससे? रिकर्शन फंक्शन के द्वारा। मेथड यूज करना है रिकर्शन फंक्शन। तो रिकर्शन फंक्शन या रिकर्सिव फंक्शन होता क्या है? फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, यानी जो फंक्शन है, जो फंक्शन आपने डिफाइन किया है, वो जब अपने आप को खुद कॉल करता है, यानी खुद ही यूज करता है अपना फंक्शन, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिकर्सिव फंक्शन बोलते हैं। क्लियर? रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है? जो अपने आप को खुद कॉल करता है। इसके पहले आपको फंक्शन जानना पड़ेगा। अगर आपने फंक्शन नहीं पढ़ा तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो पहले फंक्शन पढ़ने, चूंकि हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो फंक्शन को हम लोग देखें। रिकर्सिव फंक्शन हमारा किसी भी पावर का कैसे हम यूज करें, किसी भी संख्या का जब पावर निकालना है और रिकर्सिव फंक्शन का यूज करके करना है, कैसे करना है। तो देखते हैं, हमने यहाँ पे प्रोग्राम को राइट किया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? फंक्शन को डिफाइन करेंगे। फंक्शन डिफाइन करने के लिए क्या यूज करते हैं? हम डेफ फंक्शन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? डेफ। डेफ डेफ कीवर्ड है जो आपको फंक्शन डिफाइन करने के लिए यूज करना पड़ता है। और फंक्शन का नाम हमारा क्या है? पावर। डेफ कीवर्ड हमने लिखा, उसके बाद पावर फंक्शन का नाम लिखा, उसके बाद हमने लिखा बेस। बेस क्या हमारा? x, और y क्या हमारा? एक्सपोनेंट यानी पावर, यानी x टू द पावर y आपको क्या करना है? निकालना है। क्लियर? हमने फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर दिया। फंक्शन का नाम है पावर, जिसमें बेस होगा x और एक्सपोनेंट होगा हमारा y। कोलन लगा दिया, इसके बाद वन टाइप स्पेस पे। अगर हम कहते हैं कि y की वैल्यू 0 है देन रिटर्न 1, यानी जो ये हमारा अगर y की वैल्यू 0 यानी पावर की वैल्यू 0 है, आप क्या समझते हो? किसी भी संख्या के पावर 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। अगर मैं यहाँ पे जैसे राइट करता हूँ 5 टू द पावर 0, तो इसका मान क्या होगा? 1। तो यही बोल रहा है कि अगर y की वैल्यू 0 है देन रिटर्न 1, यानी आपका जो आंसर आएगा उसमें पावर, किसी भी संख्या के पावर क्या आएगा? 1 आएगा। क्लियर है? तो अगर y का वैल्यू 0 है तो रिटर्न 1। एल्स क्या करें? जो भी संख्या है उसका पावर निकाल देगा। मान लो कोई 0 की जगह 2 डाल दिया, 4 डाल दिया, जैसे हमने 4 डाला है, कितना डाला है? 4। तो क्या पावर निकलेगा? यहाँ पे हम जाते हैं रिटर्न क्या? x। क्या रिटर्न? x मल्टीप्लाई बाय पावर। पावर फंक्शन हम यूज कर रहे हैं, यही फंक्शन जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। ठीक है, यहीं पे यूज कर रहे हैं जहां पे डिफाइन किया, वहीं पे हम इसको क्या कर रहे हैं? कॉल कर रहे हैं। फंक्शन का नाम है पावर। फंक्शन कॉलिंग कैसे करते हैं? ऐसे ही करते हैं, पावर फंक्शन, फिर उसके बाद जो वैल्यू है वो, और फिर यहाँ पे दूसरी वैल्यू करते हैं। तो हमें यहाँ पे इसको जो है फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी कॉल कर रहा है। तो फंक्शन अब कॉल कर रहा है अपने आप को। हमने कहा रिटर्न x मल्टीप्लाई बाय पावर ऑफ x y माइनस 1। y माइनस 1 क्यों करा? आप देखो लॉजिक क्या है। जैसे हमको 2 टू द पावर 4 चाहिए, तो 2 टू द पावर हम 4 करें, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 3 4, तो 2 की 4 मिल गया, 8 लिखे 16। क्या आएगा आंसर? 16 है। क्लियर? तो अगर हम यहाँ पे x, अगर हम यहाँ पे कैलकुलेशन करें अपना, तो क्या x पावर ऑफ x, ठीक है, x क्या हमारा बेस है, यानी मान लेते हैं 2, हमने यहाँ पे 2 दिया हुआ है, और इसका पावर हमको 4 चाहिए, तो 2 का पावर क्या होगा? अगर 2 का पावर आप 4 करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 16। ठीक है, 16 जो है आना चाहिए। तो कैसे हम करेंगे? इसमें हमको जो है 16 भी वही संख्या मिली जो चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे 2 एंड 2 टू द पावर जो है, अगर हम y माइनस 1 कर दें, y माइनस 1 कितना हो जाएगा? 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। ठीक ठीक ना? तो 2 टू द पावर 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 की 4 में क्या? तो 8 आ गया हमारा। क्लियर? तो अब देखो, अपने 2 है
और ये क्या है हमारा 3 जो हमारे हमने वैल्यू लिया है उसके साथ 2 टू द पावर 3 अपने आप को यूज कर रहा है। तो इस पूरे फंक्शन का जो आंसर आएगा क्या आएगा 8 आएगा। इस वाले के आपने वैल्यू लिया उसके हिसाब से 8 और इसमें 2 का गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 16। यानी हमने कहा रिटर्न x मल्टीप्लाई बाय पावर ऑफ x एंड y माइनस 1। y माइनस 1 कितना हो जाएगा 4 में से 1 जाएगा 3 हो जाएगा 2 टू द पावर 3 8 हो जाएगा। और जब हम पूरा इसको रिटर्न करेगा तो x मल्टीप्लाई बाय पावर ऑफ x y माइनस 1 रिटर्न करेगा तो आपको मिल जाएगा क्या 16। इस तरीके से x में हमको मिलेगा पावर ऑफ 2 4 यानी 16 मिल जाएगा। और यहाँ पे हमने इसको प्रिंट कर दिया पावर ऑफ 2 इज x यानी कि 16 आपको मिल जाएगा। तो ये हमारा रिकर्सिव फंक्शन है। रिकर्सिव फंक्शन का विशेषता क्या है फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ फंक्शन अपने आप को खुद कॉल कर रहा है आप देखो कॉल कर रहा है पावर फंक्शन ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है रिकर्सिव फंक्शन का हम यूज कर सकते हैं। ये हमारा रिकर्सिव फंक्शन है। तो 11 नंबर का क्वेश्चन था इसको हमने देखा है। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है हमें कि फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर बिटवीन 100 to 500। कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर बिटवीन 100 to 500 100 से 500 के बीच में बिटवीन बोला 100 से 500 के बीच में 100 से 500 के बीच में हमको इवन नंबर के क्या चाहिए सम चाहिए। ठीक देख लेते हैं। तो एक लूप लगा लेते हैं फॉर i in range और बीच में बोला है जो 100 से एक ज्यादा ले लेंगे 101 100 के बाद 101 आता है 101 और यहाँ 500 ले लेंगे 500 तो 100 से 500 के बीच में तो 500 नहीं आएगा अपना ठीक है। और इसके बाद हमको इवन नंबर चाहिए क्या चाहिए इवन नंबर चाहिए। तो 101 क्या हमारा इवन नंबर है नहीं है तो ठीक है निकालते हैं हम देखते हैं 1 का इंक्रीमेंट कर देते हैं सीधे 1 का इंक्रीमेंट करते हैं बस। अब हमारे पास जो है ये हमने रेंज लगा दिया। अब यहाँ पे क्या चेक करें कि ये इवन नंबर है कि नहीं है। अगर इवन है तो जो करा दो प्रिंट करा दो। तो वन टाइप स्पेस पे हम चेक कर लेते हैं if I mod 2 is equal to 0। अगर I mod 2 is equal to 0 हो देना वो इवन है तो इसको प्रिंट कर दो कॉलम में जाओ इसको क्या कर दो प्रिंट जितने भी इवन नंबर होंगे क्या हो जाएंगे सब प्रिंट हो जाएंगे। जैसे आप देखो सबसे पहले क्या मिलेगा 101 मिलेगा और 101 में हम 2 का भाग देंगे। अगर हम 101 में 2 का भाग देंगे तो क्या होगा 2 बचे 10 यहाँ पे ठीक है। और आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे क्योंकि हमने ये करा था 2 संख्याओं से कट रहे हैं तो 0 बढ़ा देंगे यहाँ पे ठीक है। तो 50 दूनी के हमारा क्या हो जाएगा 100 सीधे 50 दूनी के 100 कर दो और यहाँ पे 1 आ जाएगा। क्लियर है ना 50 दूनी के 100 से हमारा क्या हो गया 100 निकल गया 1 हमारा बच गया। तो इसका मतलब ये जो 101 है हमारा वो जो है इवन नंबर नहीं है। अगर इसको 102 देखें 101 के बाद क्या आएगा 102 आएगा 102 और 102 में भाग देंगे तो 50 दूनी के 100 सीधे करते हैं डायरेक्टली 50 दूनी के 100। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा ये 2 बच जाएगा और जो है हमारा 5 दूनी के 10 और 2 1 का 2 ठीक 51 हो गया। तो इस तरीके से जो संख्या कट जाएगी तो यहाँ पे 0 आ जाएगा रिमाइंडर क्या बचेगा 0 बचेगा।
तो 0 बजेगा तो प्रिंट आई, इसका मतलब यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 102 प्रिंट हो जाएगा। फिर अगला क्या होगा, 104 होगा, 104 भी 2 से कट जाएगा। तो जो संख्याएं 2 से कट जाएंगी वो क्या होंगी, इवन नंबर होंगी। जो हमारा इवन नंबर होगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो 100 से 101 से लेके 500 के बीच में जो संख्या होगी इवन नंबर, वो सारे हमारे क्या हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे। तो क्वेश्चन में हमारा था अच्छा, फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर बिटवीन 100 टू 500। तो इवन नंबर का सम निकालना है, इसमें प्रिंट नहीं कराना है, कोई बात नहीं। तो जो हमने समझाया कॉन्सेप्ट वही है, बस यहाँ पे क्या कर लो, s इज इक्वल टू s प्लस i कर लो, और यहाँ पे एक सबसे पहले s की वैल्यू 0 क्या कर लो, ले लो, क्योंकि हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं s इज इक्वल टू s प्लस i, तो s की वैल्यू पहले डिफाइन होनी चाहिए। तो s इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पे बाहर आके क्या कर दो, प्रिंट करा दो सम इज इक्वल टू s। तो जितने भी इवन सम होगा वो क्या हो जाएगा, आ जाएगा यहाँ पे। आप चाहो तो मैसेज बढ़िया दे सकते हो, सम ऑफ इवन नंबर इज इक्वल टू s। तो प्रोग्राम हम इस तरह से करेंगे, सम ऑफ इवन नंबर्स का। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर जो है 13 है, सॉर्ट द डिक्शनरीज बाय की। किसी डिक्शनरी को क्या करना है, शॉर्ट करना है, किसी डिक्शनरी को शॉर्ट करना है। तो शॉर्ट के लिए हम सबसे पहले डिक्शनरी लेते हैं डी, और यहाँ पे जो डिक्शनरी होती है कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट होती है। तो सपोज दैट मेरे पास जो है 4 है, और 4 पे हमने यहाँ पे इसके बाद जो है लिखा है टी, ठीक, कामा, फिर हमने यहाँ पे लिखा है 3 कोलन, और यहाँ पे लिखा है हमने डी, और यहाँ पे लिखा है हमने 1 कोलन, और यहाँ पे लिखा है हमने सी। ऐसे में 3 ही वैल्यू, चाहो तो जितनी सारी वैल्यू लेना है आप ले सकते हो। तो यहाँ पे हम इसको की के द्वारा क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे, क्रम में लगाएंगे। अगर की के द्वारा क्रम में लगाते हैं तो सबसे पहले कौन सी की आनी चाहिए, हमारे 1 आनी चाहिए, फिर 3 आनी चाहिए, फिर 4 आनी चाहिए। तो हम काम करेंगे, हम s नाम का एक वेरिएबल लेते हैं और इसमें करते हैं शॉर्टेड। शॉर्टेड नाम का एक फंक्शन होता है। कौन सा फंक्शन होता है, शॉर्टेड नाम का फंक्शन होता है। किसको शॉर्ट करना है, डी को। तो यहाँ पे क्या करते हैं, शॉर्टेड डी, डी को क्या कर दो, शॉर्ट कर दो, ठीक है। तो डिक्शनरी हमारी क्या हो गई, शॉर्ट हो गई, शॉर्टेड डी, और यहाँ पे कर लेते हैं प्रिंट क्या, s। तो आपकी शॉर्टेड डिक्शनरी आ जाएगी। शॉर्टेड डिक्शनरी में आपको सबसे पहले मिल जाएगा क्या, 4 मिल जाएगा, फिर जो है तो शॉर्टेड डिक्शनरी में आपको मिल जाएगा 4 सॉरी 1 3 और 4। इस तरीके से आपको आंसर जो है आपको मिल जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ डिक्शनरी। कह रहा है कि हमको जो है जो वैल्यूज है उसका सम निकालना है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ डिक्शनरी। जो वैल्यूज इसमें यूज हुए हैं, एक नई डिक्शनरी ले लेंगे जिसमें वैल्यूज हुए जिसको हम लोग जोड़ सकते हैं। अब शब्द को तो जोड़ नहीं सकते, इसे कुछ चेंज करेंगे और जो है वैल्यूज लेंगे, और उसको कैसे हम क्या कर सकते हैं कि जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो एक सम नाम का फार्मूला होता है। कौन सा फार्मूला होता है, सम नाम का। उसको हम यूज करके सबसे पहले डिक्शनरी लेते हैं। सपोज दैट डी में हमारे पास ए कोलन हमारे पास क्या है, सॉरी ए के पास 20 है,
और हमारे b के पास जो है 40 है और हमारे पास c के पास जो है हमारे पास 30 है। ठीक, ये हमारे पास वैल्यूज है और मैंने इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो इसको क्या करना है, हमको सम करना है। तो हम कर सकते हैं, मान लो कि s नाम का हमने एक वेरिएबल ले लिया और s नाम का वेरिएबल ले लिया और उसमें हम क्या करेंगे, सम फंक्शन एक होता है, सम SUM सम फंक्शन, जिसको आपने यूज भी किया होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सम, और किसका सम निकालना है, d का, लेकिन d में किसका, t का तो निकालना नहीं है। तो अगर d लिखोगे खाली तो t आएगा, जैसे d डॉट वैल्यूज नाम का एक फंक्शन होता है जो वैल्यूज को क्या कर सकता है, निकाल सकता है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और फिर सम वाला ब्रैकेट हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। और फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिंट और मैसेज सम ऑफ वैल्यूज इज इक्वल टू s। तो इस तरीके से हमारा डिक्शनरी का जो सम वैल्यूज का सम करना है वो हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो हमारे पास जो दूसरा गेस्ट पेपर है, उसको हम देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें है, राइट अ प्रोग्राम व्हिच एक्सेप्ट्स द रेडियस ऑफ सर्कल फ्रॉम द यूजर एंड कंप्यूट द एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल निकालना है आपको, रेडियस इनपुट करवाना है। तो एरिया ऑफ सर्कल का जो फार्मूला होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब चूंकि हम पाई को लिख नहीं सकते तो यहाँ पे हम 3.144 लिखते हैं, पाई की जो वैल्यू होती है, एंड मल्टीप्लाई बाई आर यूज कर सकते हैं। तो हम प्रोग्राम बनाते हैं इसके लिए, सबसे पहले आर को क्या कराएंगे, इनपुट कराएंगे। आर को हम इनपुट करा देते हैं, सपोज दैट आर हमारा फ्लोट में है, फ्लोट इनपुट enter the radius of circle, फिर a is equal to 3.144 multiply by r multiply by r। आपका निकल चुका है एरिया, जिसको प्रिंट करा दो, प्रिंट एरिया सर्कल इज इक्वल टू, तो आपका ये क्या हो चुका है, एरिया निकल गया। इस तरह से आप एरिया निकाल सकते हो। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ इवन पॉजिटिव नंबर। दूसरा क्वेश्चन है जिसका फैक्टोरियल निकालना है। जो पहला वाला सीरीज है उसमें फैक्टोरियल बता चुका हूं आपको, तो इसको स्किप कर देता हूं। आप जो है इसके पहले वाले में आप देख लेना, फैक्टोरियल में बता चुका हूं पहले वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू चेक द एंटर्ड नंबर इज इवन और ऑड। करा है कि नंबर इनपुट कराना है, n मान लेते हैं हमारे पास n है, n int इनपुट एंटर अ नंबर, और इसको चेक करना है कि ये इवन है ऑड। तो इफ n2 is equal to 0 then ये क्या है, इवन है। प्रिंट n is even else print n is odd। ठीक, अगर 2 से कट गया तो इवन है, 2 से नहीं कटा तो ऑड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, write a Python program to input two numbers as input and compute the greatest common divisor GCD
पिछला वाला जो सीरीज है अभी बता चुका हूँ आपको, तो आप उसी में जाके देखो, इस सारे क्वेश्चन एक ही साथ मैं ऐड कर दूंगा। तो जीसीडी जो है हम बता चुके हैं। अगला है कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजर इनपुट बेस एंड हाइट इन पाइथन। आपको क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है ट्रायंगल का। ट्रायंगल मतलब त्रिभुज। कह रहा है कि हाइट और बेस दिया हुआ है, और अगर हम ट्रायंगल का एरिया देखें तो क्या होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस। ठीक, तो इस इनपुट करा लेते हैं, हाइट को इनपुट करा लेते हैं, फ्लोट इनपुट, एंटर द हाइट, एंटर द हाइट। किसकी हाइट? ट्रायंगल की हाइट। एंटर द हाइट ऑफ ट्रायंगल। फिर बेस करा लो, फ्लोट इनपुट, एंटर द बेस। ठीक, अब आप फार्मूले पे डाल दो, इसको हो जाएगा काम। A is equal to 1/2 multiply by H and multiply by B and print करा दो, print area equal to, मैसेज लिख लेना एरिया ऑफ ट्रायंगल, आपको लिखना है। तो ये हमारा क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। पांचवा नंबर क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट, सातवां नंबर क्वेश्चन है राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ 3 गिवन इंटीजर। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ 3 गिवन इंटीजर। दो 3 इंटीजर दिए हुए हैं और उनको क्या करना है, सम करना है। तो उसको भी देख लेते हैं। फॉर मान लेते हैं कि हमारे पास 3 इंटीजर दिए हुए हैं, x is equal to 5, y is equal to 6 and z is equal to 7। ठीक, इनका सम निकालना है तो निकाल दो। s is equal to क्या, x plus y plus z। सिंपल, प्रिंट sum is equal to इन्वर्टेड कॉमा और s हो जाएगा। क्या दिक्कत है? 3 नंबर दिया हुआ है, वैसे भी जब आप प्रैक्टिकल करने जाओगे तो आप इनपुट कराना में बहुत दिक्कत होती है, तो आप डायरेक्टली नंबर दो x y z और इनपुट करा दो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू रिवर्स अ लिस्ट। एक लिस्ट को रिवर्स करना। जैसे मान लो कि सपोज दैट कोई लिस्ट दी हुई है L इज इक्वल टू, हमारे पास लिस्ट है 5 6 1 4, ये हमारे पास लिस्ट है। तो इसको रिवर्स करना है, तो क्या करोगे आप? रिवर्स करने के लिए मान लेते हैं R, ठीक है, मान लेते हैं R। तो इसको अगर रिवर्स करना है तो क्या करोगे? सीधे लिखो कोलन और यहाँ पे माइनस, लिस्ट हो जाएगी आपकी रिवर्स। और प्रिंट कर दो आप प्रिंट करोगे आप तो आपको लिस्ट मिलेगी। हैश कमेंट देके मैं लिखा 4 1 6 एंड 5, ये लिस्ट आपको मिल जाएगी। आसान है रिवर्स करना, लिस्ट को रिवर्स करना आसान है। बस 2 कोलन दो, लिस्ट के अंदर -1 कर दो, क्या हो जाएगा? वो लिस्ट रिवर्स हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। और लास्ट क्वेश्चन है इसका, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू सॉल्व x + y मल्टीप्लाई बाय x + y। ठीक है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है, आपको लिख देता हूं ये वाला क्वेश्चन। कह रहा है कि x +
plus y and multiply by x plus y, इसको मल्टीप्लाई करना, ठीक। x plus y multiply by x plus y, इसको मल्टीप्लाई करना, तो x और y का नंबर ले लो, x की वैल्यू मान लो 5 है एंड y की वैल्यू मान लो क्या है 4 है, ठीक है। एक z इज इक्वल टू ले लेते हैं x plus y एंड मल्टीप्लाई बाय x plus y, बस प्रिंट रिजल्ट इज इक्वल टू z, हो गया। तो इस तरीके से जो है ये सारे सवाल हैं, गैस क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में 100% आने वाले हैं। तो इन सबको आप रिपीट कर लो, रिवाइज कर लो, अच्छे से कर जाओ, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन, आसान क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी आपके एग्जाम में। लेकिन अगर आप नहीं करोगे तो ये कठिन हो जाएगा। तो सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से जो है रिपीट कर लो, रिवाइज कर लो, और जो नाइलेट ने प्लेटफॉर्म दिया है उस पे जाके प्रैक्टिस जरूर करें, जिससे कि आपको नाइलेट के प्लेटफॉर्म पे जब जाओगे एग्जाम देने और एग्जाम टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो पहले रिपीट करें, रिवाइज करें, रिवीजन करें, और इस तरीके से आप फिनिश करते हैं।